चलिए, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे और सारी बातें आज जो होंगे, हमने लास्ट क्लास में मैंने बात किया था, सारी बातें अकबर तक आके खत्म हो गई थी। अब आज का जो हमारा क्लास है वो अकबर के बाद का जो पॉइंट शुरू होता है, सलीम। भाई साहब, विवादों की दुनिया में बड़ा नाम रहता है कि अनारकली डिस्को चली। भाई साहब, कहीं ना चली अनारकली। जो सवाल है उस पर फोकस करें। अनारकली डिस्को चली, इस तरह के सवालों में ना उलझें। आप अपने सवाल की तरफ बढ़ें कि हमें टॉपिक कैसे कवर करना है। इस तरह के फालतू क्वेश्चनों के प्रति अपना समय जाया ना करें। तो आज का हमारा जो समय शुरू होता है वो शुरू होता है सलीम यानी जहांगीर। ध्यान से सुनना, पेपर में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। पेपर में एक सवाल मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह का सवाल आएगा। ध्यान से सुनना। हाँ, कहां गया? हाँ, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। पेपर में कुछ इस तरह के सवाल आएंगे कि आखिर में सलीम ने जो अपनी जिंदगी शुरू की, सलीम ने जो जिंदगी शुरू की है, वो सबसे पहला क्वेश्चन किसके बाद? तो याद रखना मेरे दोस्त, अकबर की जिंदगी जैसे ही खत्म हुई 1605 में, अकबर की मृत्यु होते ही जिम्मेदारियां सलीम यानी जहांगीर के खाते में आ गई। सलीम यानी जहांगीर। याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अकबर की मृत्यु के पश्चात राजा कौन बना था। तो अकबर की मृत्यु के बाद सलीम बना था और सलीम का समय शुरू होता है 1605। कुछ किताबें कहती हैं कि इसकी जिंदगी खत्म हुई थी 1627 में, लेकिन कुछ एनसीईआरटी में प्रमाण है कि इसने 1628 में राज्याभिषेक कराया था। यानी अपना राज्य 1628 में शाहजहां ने राज्याभिषेक कराया था 1628 में। तो विवाद ये है, क्या जहांगीर की मौत 1627 में हो गई थी? तो कुछ किताबें कहती हैं हाँ, कुछ किताबें कहती हैं ना, 1628 में हुई थी, 1628 में। तो इसको लेके थोड़ा सा विवाद मार्केट में बना हुआ है कि आखिर में सलीम का जो सलीम है उसने सत्ता कब संभाला और क्या नाम है, उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगाना है कि आखिर में इसका रियल आंसर क्या देना है, रियल आंसर क्या देना है। तो याद रखना मेरे दोस्त, दो क्वेश्चन निकल के आएगा। 28 अक्टूबर 1627, इसका 70 से 80% प्रमाण मिलता है कि इसकी मौत हुई थी और इसने राज्याभिषेक कराया था 1605 में। लगभग 70 से 80% जो प्रमाण है वो 1627 का मिलता है। तो हम भी मेरे लाल 1627 को ही प्रमाण मानेंगे। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि आखिर में शाहजहां ने राज्याभिषेक कब कराया था, तो वो आंसर 1628 जाएगा। लेकिन सत्ता तो संभाल लिया था 27 में ही। तो आप भी जहांगीर में अब कंफ्यूजन दूर करें अपना, सीधा आंसर ये लगाएं कि 1605 में सत्ता संभाला और 1627 में अलविदा कह गया। यही आंसर करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं, कंफ्यूजन बहुत सारे होंगे और आप इसमें गड़बड़ जरूर होंगे। चलिए, मैं एक भी छोड़ूंगा नहीं आपका डाउट। याद रखना मेरे दोस्त, आपके सामने 4 पॉइंट आ रहा है। याद रखना सबसे पहले कि इसका नाम सलीम भी है। सलीम
ये क्यों है, इसके पीछे केबीसी में भी सवाल पूछ चुका है और वन डे एग्जाम में भी। कहा जाता है कि अकबर को पुत्र पैदा नहीं हो रहा था, अकबर को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अकबर तरह तरह के दरगाहों पर अपना माथा टेक चुका था। कहा जाता है कि अजमेर की भी दरगाह पर यह माथा टेक चुका था। याद रखना, जो अजमेर की दरगाह है वो ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मैनुद्दीन चिश्ती की। और याद रखना, अजमेर वाली जो दरगाह है ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की, ये जो आपके तुर्की थे, उनका नाम था मोहम्मद गौरी, उनके दरबारी कवि थे ये, उनके दरबारी। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं, जिनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का भी नाम रखा था, यानी जहांगीर, सलीम, तो वो ये वाले नहीं थे, वो ये वाले अजमेर वाले नहीं थे। वो जो सलीम थे, सलीम मैनुद्दीन चिश्ती, दोनों में मैनुद्दीन है, पढ़ाने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें भी मैनुद्दीन, इनमें भी मैनुद्दीन। लेकिन याद रखना, जो फतेहपुर सीकरी वाले हैं, फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम के हैं, ये अकबर के समय के हैं। तो जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश वाले जो बाबा हैं, उनका नाम है सलीम मैनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। उनसे प्रेरित होकर उनको जब पुत्र प्राप्त हुआ अकबर को, तो नाम सलीम रखा था, और इसी का नाम बाद में जहांगीर रखा गया था, जहांगीर। तो भाई साहब, कंफ्यूजन अपने चरम सीमा पे है कि इनके नाम पर, अजमेर वाले के नाम पर, या फतेहपुर सीकरी वाले के नाम पर। तो आप आंसर क्या करेंगे? फतेहपुर सीकरी वाले के नाम पर। अब बताओ किसको डाउट है? अब बताइए किसको डाउट है? मेरे हिसाब से अगर डाउट आता भी है ना, तो भैया खुल के बात करो, डाउट 100% दूर होएगा। खुल के बात तो करें आप। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है। जब अकबर को पुत्र प्राप्त हो ही गया, तो अकबर प्यार से सलीम को सेखो बाबा कहता था। क्या कहता था? सेखो बाबा। तो याद रखना मेरे दोस्त, पेपर में क्वेश्चन आया कि अकबर सेखो बाबा किसको कहता था, तो आंसर करना अपने पुत्र सलीम को कहता था। किसको? सलीम को। अब याद रखना, इस क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक है, इस क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक है। आइए, कैसे? जैसे एक क्वेश्चन आता है, पहले एक क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि इनमें से, यानी विकल्प रहेगा, इनमें से किसका काल, किसका काल, काल मतलब समय, टाइम, गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है। तो आप फटाक से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में अकबर भी है, अकबर जहांगीर भी है, शाहजहां भी है, और ऑप्शन दिया हुआ है ऑल। इस तरह के विकल्प हैं। तो आप मेरे लाल जो आंसर करते हैं, तो आप आंसर करेंगे ऑल, और वो 100% सही भी होगा। इसका भी समय स्वर्ण काल है, इसका भी समय स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम है, इसका भी समय स्वर्ण काल है, तो ठीक है। लेकिन सवाल कह दिया किसका काल अकॉर्डिंग टू आर्ट, कला के हिसाब से आर्ट। तो अब आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें नया शब्द क्या दे दिया? आर्ट। तो उस हिसाब से आंसर जाएगा जहांगीर। तब आंसर ऑल नहीं जाएगा, तब आंसर जाएगा जहांगीर। अगर यहां दे दिया लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर,
तो जहांगीर भी नहीं जाएगा, तब अकबर जाएगा। लेकिन अगर दे दिया अकॉर्डिंग टू मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी इमारत, तब आंसर जाएगा अकबर भी नहीं, शाहजहां। तो काल तो सबका स्वर्ण काल है, लेकिन सबकी बात अलग है। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तब तो ऑल आपको बताया ही था। इसलिए अब मैं दोबारा से उसी पॉइंट को कनेक्ट करूं कि मुगलों में जो जहांगीर था, जहांगीर याद रखना, मुगलों में जो जहांगीर था, इसका समय स्वर्ण काल है अकॉर्डिंग टू आर्ट। उसके पीछे रीजन है, इसके दरबार में एक मंसूर नाम के व्यक्ति रहते थे और वो मयूर चित्र के लिए फेमस थे। मयूर चित्र का मतलब होता है मोर की चित्रकारी। ऐसी चित्रकारी बनाते थे कि समझो भी कि ये मयूर, मोर उड़ने वाला है, ऐसी छवि डाल दिया इसमें। इसलिए यह काल स्वर्ण काल है। देखिए मंसूर, मंसूर शायद मेरे हिसाब से एक एक बात आपको समझ में आ रहा है, और भगवान करे कि आप अपने मुकम्मल जिंदगी को जिए और जो आप चाहते हैं वो बने। चलिए याद रखना, कहा जाता है कि अपनी आत्मकथा जो है वो जहांगीर लिख रहा था अपने छोटे से समय काल में, और उस आत्मकथा का नाम था तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी इसका नाम है, तुजूक ए बाबरी इसका नाम है। याद रखना, याद रखना, तुजूक ए बाबरी इसका नाम है। और जब इसको लिख रहा था तो उसी समय इसकी मौत हो गई, लगभग 1627 में, और ये अधूरा रह गया। तो उसी तुजूक ए बाबरी को पूरा करने का श्रेय जो है वो मोतबिंद खां को जाता है। मोतबिंद खां। ये सवाल मेरे लाल, मेरे दोस्त, पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि ये बताइए तुजूक ए बाबरी को किसने पूरा किया था? तो तुजूक ए बाबरी को पूरा करने वाले मोतबिंद खां थे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बातें बहुत मोटी हैं, और आपको पता है कि सीधा सवाल आता ही है। शायद चाय का आनंद ले रहे हैं आप भी, पढ़ते रहिए और चाय पीते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और चाय पीते रहिए। लगता है एनर्जी आ जाती है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो हमारे पढ़ाने का, तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, जुड़े रहें इस बड़े मंच से, कंपेयर करें। अगर आपका दोस्त मित्र कहीं पढ़ रहा है तो एक बार कंपेयर करें कि क्या आपको जो मिल रहा है वो कितना बेनिफिट है। मैं चैलेंज कहता हूं, गैलेक्सी एक्सिस के इस बड़े मंच पर आपको जो दिया जा रहा है वो सबसे सुपर है। यहां कोरम पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा लगे तो 8059102345 पर ये जरूर लिखा करें कि गैलेक्सी सुपर। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इतिहास समझ में आने लगा। आप हमें भी बता सकते हैं कि इतिहास अब आपको समझ में आने लगा और इतिहास से प्रेम हो गया। चलिए, जैसे ही ये राजा बना, कौन? जहांगीर, तभी क्या हुआ, एक बड़ी दुर्लभ घटना हुई। आप देखेंगे तो मैंने सिखों के 10 गुरु पढ़ाया था। सिखों के 10 गुरु पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडिया वाले सीक्वेंस में। यूरोपियन के ठीक बाद वो वीडियो है, सिखों के 10 गुरु, आप देख सकते हैं। तो सिखों के 10 गुरु में मैंने पढ़ाया था कि एक 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, ये अर्जुन देव।
और इन्होंने क्या किया कि जहांगीर के बेटे को, खुसरो को, उसका बेटा था खुसरो, और उस खुसरो को यह सिखा दिया कि अरे बेटा, तेरा पिता जो है तुम्हारे लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाता, और अगला बहुत सारी इसकी रानियां हैं जहांगीर की, उसके बेटे राजा बनेंगे। तू पड़ा है क्यों चक्कर में, तू अपने पिता को 6 इंच छोटा कर दे और तू राजा बन जा, क्योंकि तेरा भाई जो है वो और भी राजा बनने को तैयार हैं, इसने घनी शादियां कर रखी हैं। बोला वो भाई सही कह रहा है ये तो। और खुसरो ने तुरंत, कहा जाता है 1606 और 1607 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह, अभी बाप जस्ट राजा ही बना था, तब तक पुत्र के द्वारा विद्रोह हो गया। और ये बात पता चल गई जहांगीर को कि भाई साहब अर्जुन देव ने उसको पाठ पढ़ा दिया, और इस बात से नाराज होकर अर्जुन देव को मौत के घाट उतरवा दिया। आप सिखों के गुरु में देखना, इनमें सारी बातें बता रखी हैं। तो अर्जुन देव को मौत के घाट उतरवाने वाला जहांगीर था, जो कि आप देख सकते हैं। ये सिखों के 10 गुरु हैं। देखिए सिखों के 10 गुरु पढ़ा चुका हूं, ऐसे गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मेरे लाल, ठीक है। इन्हीं को मौत के घाट उतारा था। ऐसे आगे चल के औरंगजेब इनको उतारेगा, औरंगजेब, ठीक है, इनको मौत के घाट उतारेगा। लेकिन इस बार धर्म परिवर्तन मुद्दा है और इस बार विद्रोह मुद्दा है, तो दोनों मुद्दा अलग अलग है मेरे लाल। चलिए, हाँ ये बड़ा फेमस है। जहांगीर फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद सलीम का जन्म हुआ था। अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से बुलाया करता था। यही नामकरण मैं आगे पढ़ा चुका हूं। जहांगीर ने अपनी जिंदगी में, याद रखना, जहांगीर ने अपनी जिंदगी में एक न्याय की घंटी बनवाया था। आगरा के किले के शाहबुर्ग और यमुना नदी के तट पर एक पत्थर के खंबे पर एक 30 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसमें 80 घंटियां थीं सोने की। कोई अगर आता था तो उसको बजाता था, बोलता था मुझे न्याय चाहिए, और ये बात राजा तक पहुंचती थी, राजा न्याय दिलाता था। तो याद रखना, सवाल पूछा था कि वो पिलर कितना बड़ा था, तो 30 गज का लंबी पिलर थी वो। याद रखना 80 घंटियों वाली वो घंटी थी। और याद रखना, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा 2 सवाल, एक आएगा न्याय की घंटी और एक आएगा न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर, याद रखना दोनों सवालों में अंतर है। न्याय की जंजीर स्थापित कराने वाला इल्तुतमिश था और न्याय की घंटी स्थापित कराने वाला जहांगीर था। दोनों सवालों में अंतर है, कभी विचलना नहीं। ना ना बाबा ना, विचलना नहीं है। क्लियर मेरे लाल। जहांगीर की अपनी पुस्तक तुजू के जहांगीरी है फारसी भाषा में, जिसमें 22 अध्यादेशों का जिक्र मिलता है, और इसे ही आईने जहांगीरी कहते हैं। आईने जहांगीरी कहते हैं इसको। याद रखना मेरे दोस्त, 2 बातें, 12 तरह के नियम है, अध्यादेश है, कानून है। आज के डेट में भी तो अध्यादेश लाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, प्रधानमंत्री ने अध्यादेश ले आ दिया। तो आप पॉल साइंस में ये चीज पढ़ेंगे, अध्यादेश लाना क्या होता है। लेकिन ये अंग्रेजों, ये मुगलों के टाइम में भी होता था कि अध्यादेश ले आएगा, यानी राजा अपना कानून बनाएगा। और 12 बड़े कानून बनवाए थे, जिसमें से एक कानून था न्याय की जंजीर, न्याय की घंटी। न्याय की घंटी, आओ घंटी बजाओ और कानून न्याय लेकर जाओ। यह जिक्र इस किताब में भी किया गया था। क्लियर मेरे दोस्त। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपनी जिंदगी में
शादियों का कई क्रम चालू किया था, कई शादियां की थी, बहुत सारी शादियां की थी। याद रखना, उस शादी में मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, कई सारी शादियां की थी। हां, याद दिलाता हूं मैं, याद से ध्यान से सुनना। एक शादी मानबाई से किया था, मानबाई से, मानबाई। ये अकबर के टाइम में पढ़ा चुका हूं मैं, अकबर वाले वीडियो में आपको मिलेगा। दूसरी शादी जोधाबाई से, अकबर वाले में ये भी पढ़ा चुका हूं, अकबर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आएगा। अरे अकबर की पत्नी का नाम हरकुबाई था, और तीसरा मेहरुन निशा, निशा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस पर एक कहानी है। मानबाई का जो बेटा है वही तो खुसरो है, और इसी का छोटा भाई था शहरयार, शहरयार। जोधाबाई का बेटा बना था खुर्रम। आप कई बार कहोगे कि जोधाबाई तो अकबर के साथ है। अरे वो जोधा अकबर मूवी है मेरे लाल, वो कहानी वास्तविकता से प्रेरित नहीं है, तभी तो विद्रोह होता है कि क्या दिखा दिया। अकबर की पत्नी का नाम हरकुबाई है। ए मेरे लाल, अकबर की जो पत्नी है वो हरकुबाई है, ठीक है, वो हरकुबाई है। याद रखना, मेहरुन निशा, जिसको नूर जहां कहता था, नूर जहां। याद रखना मेरे दोस्त, ये इंटरेस्टिंग कहानी। खुर्रम, खुर्रम को ही बाद में शाहजहां कहा गया, ठीक है। ये तीनों कहानी सुनना मेरे लाल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेहरुन निशा की शादी, मेहरुन निशा के जो माता पिता हैं, यहां से कहानी बनती है, माता और पिता, याद रखिएगा, बड़ी फेमस कहानी है। मिर्जा गयास बेग, पिताजी, सॉरी, पिताजी हैं मिर्जा गयास बेग, बेग, मिर्जा गयास बेग। इन्हीं को कहा जाता है एतमत दौला, इन्हीं को कहा जाता है एतमत दौला। और माता का नाम असमत बेगम, माता का नाम किसके? नूरजहां के। इन दोनों लोगों ने मिलकर नूरजहां की शादी कलकत्ता के राजकुमार अली कुली बेग से कर दी, अली कुली बेग, बेग से शादी कर दी। और मेहरुन निशा चली गई कलकत्ता। आखिर में जहांगीर की जिंदगी में मेहरुन निशा कैसे आई? जबकि मेहरुन निशा तो कलकत्ता के राजकुमार की सुंदर सी पत्नी है। सुनना बड़े प्यार से, कलकत्ता के अली कुली बेग से शादी हुई, और शादी के कुछ ही समय बाद लाडली बेगम पैदा हुई। एक बेटी पैदा होती है, लाडली बेगम, बड़ी सुंदर सी, लाडली लाडली है। आइए चलते हैं अगले पड़ाव पे। कुछ समय पश्चात, तब तक ये शादी हो चुकी है, जहांगीर की 2 शादियां हो चुकी हैं। जहांगीर तीसरा शतक मारने जा रहा है। जहांगीर प्रेम संबंध में दोबारा से फंसने जा रहा है, और जहांगीर पहुंच जाता है कलकत्ता। और कलकत्ता में पहली नजर ने, तेरी पहली नजर ने पागल किया, तू क्यों इधर हुआ, तू क्यों पागल हुआ, तेरी जुस्तजू ने मुझे घायल किया, तू क्यों घायल हुआ, तू क्यों घायल हुआ। ऐसा ही हुआ कि जहांगीर भी घायल हुआ, और मुलाकात होती है कलकत्ता में मेहरुन निशा से।
और इतनी खूबसूरत नारी को देखकर जहांगीर का मन हो जाता है कि मैं इससे भी विवाह करूंगा। लेकिन उस विवाह के लिए तो मतलब गलत बात है। उस विवाह के लिए तो इस राजकुमार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और राजकुमार अपनी पत्नी को क्यों देगा भाई दूसरे को। यहां पर युद्ध होता है और इस युद्ध में अली कुली पराजित हो जाते हैं। और भाई साहब पराजित होने के बाद अली कुली बेग को अफगानिस्तान गिफ्ट में मिलता है और वो चले जाते हैं। एक उपाधि मिलती है शेर अफगान की, और भाई साहब वो अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं और मेहरुन निशा जहांगीर की हो जाती है। याद रखना, अस्मत बेगम वही महिला है जो इत्र की खोज की थी। इत्र की खोज, ये वही महिला है इत्र की खोज करने वाली। अपनी बेटी को भी इत्र बनाना सिखाया था, गुलाब से इत्र बनाना। अब चलिए, मेहरुन निशा फिर आगरा पहुंच जाती है, और आगरा के ही तो हैं ये अली कुली बेग। और मेहरुन निशा को पता चलता है कि पिताजी बीमार हैं, और पिताजी की कुछ समय बाद मौत हो जाती है। मेहरुन निशा मम्मी से कहती है कि मां, भाई को भेज दो कुछ दिन के लिए और मैं आऊंगी, पिताजी के मजार बनवाऊंगी, पिताजी के लिए एक उनकी मजार को एक नाम दूंगी। भाई का नाम है अशफाक बेग। किसके भाई का नाम? मेहरुन निशा के। तो भाई जाता है और बहन को लेकर आता है, और बहन आगरा में ही अपने पिताजी के लिए उनके मैयत पर, उनके जहां दफन किया गया है वहां पर इस तरह का डिजाइन बनवाती है, और इसे कहा जाता है एतमत दौला का मकबरा। एतमत दौला का मकबरा ये आगरा में ही है मेरे लाल। कहां पे है ये? आगरा में। और इसी को ही बेबी ताजमहल कहते हैं। बेबी ताजमहल। ये सवाल आएगा मेरे लाल, एतमत दौला का मकबरा, बेबी ताजमहल। ध्यान से सुनना मेरे लाल, इस पर जो ये नक्काशी हुई है, नक्काशी यानी देखो छोटी छोटी नक्काशियां, ये देखो, ये देखो कितनी छोटी छोटी डिजाइन बने हुए दिख रहा है। ये देखो, कभी जाके देखो, आपको अच्छा महसूस होगा। जो ये छोटी छोटी नक्काशियां की गई हैं, जो डिजाइन बनाई गई हैं, इसे कहा जाता है पीटा ड्यूरा। पहली बार अगर पीटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ तो वो एतमत दौला के मकबरे पर हुआ। और ये सवाल पूछेगा कि मैक्सिमम पीटा ड्यूरा किस पर हुआ, तो आप कुछ मत लगाना मेरे लाल। जब मैं शाहजहां पढ़ाऊंगा तो शाहजहां में पढ़ाऊंगा ताजमहल। मैक्सिमम जो पीटा ड्यूरा का यूज किया गया है वो ताजमहल पर किया गया। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा मात्रा में डिजाइन पीटा ड्यूरा ताजमहल पर। और इसी को देखकर यूनाइटेड नेशन की एक संस्था यूनेस्को मोहित हो गया विश्व धरोहर, और 1983 में इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया, पहली बार में ही। 1983 में विश्व धरोहर का प्रचलन भारत में शुरू हुआ, और उसी साल 4 बिल्डिंग विश्व धरोहर में चुनी गई। अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट अकबर के बनाया हुआ, और ताजमहल शाहजहां का। इसी से ज्यादातर प्रभावित हुए थे पीटा ड्यूरा से। तो मेरा मुद्दा यह है कि पीटा ड्यूरा जो पीटा ड्यूरा है वह कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहां से हुई थी, यहां से हुई थी, यहां से हुई थी, पीटा ड्यूरा की। और याद रखना मेरे दोस्त,
सलीम की ये पत्नी बन गई, शाहजहां की छोटी मम्मी बन गई। कौन? नूरजहां, छोटी मम्मी। एक दिन रात में ख्वाब में मेहरुन निशा को बहुत ज्यादा याद आई अपने भाई की कि तुमसे मिलना है और पिता की कुछ बातें बतानी है, और अशफाक बेग तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। अशफाक बेग जो है वो बहुत होशियार है, कहता है ठीक है बहन आता हूं, मैं नए नए जीजू से भी मिल लूंगा, यानी जहांगीर नया नया जीजू है उससे भी मिल लूंगा। अशफाक बेग खुद तो आता ही है, इसकी अपनी बेटी है जिसका नाम है मुमताज। अपनी छोटी सी बेटी मुमताज को भी लेकर आता है कि चल बुआ के घर चलना है। अरे पापा की बहन यानी बुआ ही तो। और मुमताज भी आ जाती है बुआ के घर और मेहरुन निशा से मिलती है, बुआ से, अपने फूफा से मिलती है। और मेहरुन निशा यहीं पर कहती है कि बेटी मुमताज कुछ दिन रह भी ले, कुछ दिन रुक जा। कुछ दिन रुक जाती है यहीं, और उसी दौरान शाहजहां से मुलाकात हो जाती है। और हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, और यहीं से प्रेम हो जाता है और ये लोग एक दूजे के हो जाते हैं। तो ये रिश्ता जो है ना बड़ा अटूट है, और आप नहीं समझ पाओगे कि इसकी बारीकियां क्या हैं। तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, बारीकियों तक पहुंचने के लिए ना मैं हूं, आप टेंशन ना लो, आपको पहुंचाऊंगा। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? इस तरीके से मुमताज और शाहजहां की दोस्ती हुई थी, बड़ी बेहतरीन दोस्तियों में से एक है। तो शायद ये पूरा लाइन जो है वो क्लियर हो गया है, ये सारा लाइन मैंने करा दिया। चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं, चलिए अब ये देखते हैं। जहांगीर ने 2 अस्पा सिस्टम चलाया था, 2 अस्पा। जहांगीर ने एक पद चलाया था 2 अस्पा, और एक चलाया था सिंह अस्पा। 2 अस्पा का मतलब होता है ऐसे लोग जो युद्ध के लिए 2 गुना घोड़े रखते हैं, जिनके पास 2 गुना घोड़े हैं अपनी सैनिकों से, 2 गुना घोड़े। अगर सैनिक की संख्या 100 है तो घोड़े की संख्या 200 है, उसे 2 अस्पा कहा जाता है। और ऐसे लोग जिनके सैनिक है मान लेते हैं 100 और उनके घोड़े हैं 300 यानी 3 गुना, तो उसे कहा जाता है सिंह अस्पा। सिंह अस्पा, सिंह अस्पा कहा जाता है। यह प्रक्रिया चालू करने वाला जहांगीर था, और पेपर में सवाल आता है। कहा जाता है, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, यह मैं आपको यूरोपियन में करा चुका हूं, यूरोपियंस वाला टॉपिक में करा चुका हूं कि इसी के दरबार में, यह सारी कहानी करा चुका हूं मेरे लाल। इसी की दरबार में 1608 में हॉकिंस आया था। पहली बार अनुमति नहीं मिली, बाद में मिली। और इसी के दरबार में 1615 के आसपास थॉमस रो आए थे, थॉमस रो। तो 2 व्यक्ति इसके दरबार में आए थे, हॉकिंस और थॉमस रो। यूरोपियन वाले में मैं करा चुका हूं मेरे लाल, देख लेना जाके। याद रखना, हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया था, हेक्टर, हेक्टर नामक जहाज से आया था, याद रखना, वो सूरत था। सूरत में मुलाकात हुई थी जहांगीर से, ठीक है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा ने जेम्स के दूत के रूप में अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में भेजा कि लो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि हम तुम्हें मान्यता देते हैं, अपना फैक्ट्री खोलो। लेकिन हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। विलियम हॉकिंस ने 1611 में व्यापार की अनुमति लेने के लिए आगरा में जहांगीर से मुलाकात, लेकिन यहां पे भी नहीं मिली। पहली बार सूरत में, दूसरी बार आगरा में। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खां की उपाधि दी। यही है जहांगीर।
1615 में थॉमस रो ने व्यापार की अनुमति लेने हेतु अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की और अनुमति प्राप्त की। यानी 1615 में थॉमस रो ने अजमेर में मुलाकात की और यहां पर उसने फैक्ट्री की तालीम रख दी। तो हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के टाइम आए थे। 1622 में जहांगीर के बीमार हो जाने के कारण नूरजहां ने शहरयार को अगला मुगल बादशाह घोषित किया, जिसका विरोध जो है वह आसफ खां और खुर्रम ने भी किया कि ना 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 माते, शहरयार को मत बनाओ, कमजोर सिक्का है। तो इन लोगों ने विरोध किया और उस विरोध को मान भी ली और फाइनली वो नहीं बना। और 1627 में कहा जाता है 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। और याद रखना जहांगीर की मौत लाहौर में हुई है, लाहौर में, और ये है उसका मकबरा जहांगीर का। एक सवाल आया था केबीसी में कि ये बताए हु कमांड द हेक्टर द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत। कौन कर रहा था कमांड हेक्टर को? तब विलियम हॉकिंस। 7 करोड़ का सवाल था भैया, ये अभी मैंने कराया तो था, ये 7 करोड़ का सवाल है। तो इस तरीके से मेरे लाल ये देखो जहांगीर, ये देखो जहांगीर, ये वही लोग हैं मेरे दोस्त जो जहांगीर के समय पर आए और भारत में, याद रखना, आलू की खेती का प्रमाण शुरू कराया। ये वही लोग हैं जो भारत में तंबाकू की खेती को प्रचलन किया और जहांगीर ने उसको बहुत ज्यादा पावर दिया, तंबाकू की खेती करो, अफीम की खेती करवाया भाई साहब इसने। ये वही व्यक्ति है जहांगीर, तंबाकू की खेती के लिए फेमस हुआ, लेकिन 1627 में इसकी मौत हो गई। 1627 में ये मर गया। और पेपर में इतने बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं कि पूछिए मत। कहीं ना कहीं पेपर में इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि आखिर में ये कैसा है रे तेरा रहमो करम, और किस तरह की बातें हैं मेरे दोस्त। तो कहा जाता है मेरे दोस्त ये सारा का सारा पॉइंट जहांगीर के ऊपर है, जहांगीर के। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा जहांगीर से। अगर आप चाहते हैं तो आप यहां से लेकर ये पॉइंट देख सकते हैं, सारा करा दिया। अब जैसे एक सवाल है, अगर मैं स्वर्ण काल कहूं तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन जाएगा स्वर्ण काल को लेके। और एक मैं दूसरा क्वेश्चन अगर कहूं कि ये बताइए हॉकिंस जो है और जो है जोन्स, थॉमस, ठीक है, याद रख, थॉमस रो, ये बताओ ये दोनों किसके शासन काल में भारत आए? तो आप आंसर क्या करेंगे और स्वर्ण काल पर आपकी क्या राय रहेगी? तो 1, 2, 3, अकबर का भी शासन काल स्वर्ण काल है, जहांगीर का भी स्वर्ण काल है और शाहजहां का भी है, शाहजहां। लेकिन मेरे लाल आगरा में अकबर वाला जो है वो साहित्य के अनुसार है, जहांगीर वाला जो है वो चित्रकला के आधार पे है, शाहजहां वाला जो है वो इमारत के आधार पे है। और हॉकिंस जो है 1608 में मिलने की कोशिश की, दोबारा से 1611 में, और थॉमस रो 1615 में। मान्यता इसको पूर्ण रूप से मिला था। और हॉकिंस जो आया था वो हेक्टर नामक जहाज से आया था और सूरत में मुलाकात की थी, और थॉमस रो अजमेर में मुलाकात की थी। बाद में जो हेक्टर था वो 1611 में आगरा में भी मुलाकात की थी, लेकिन बात बनी नहीं। तो मेरे लाल इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाएंगे और प्रयास करूंगा कि आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसे पीटा ड्यूरा वाला जो सवाल है, एतमद्दौला का मकबरा, तो ये वाला भी क्वेश्चन आएगा कि एतमद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है, बेबी ताजमहल कहते हैं, ठीक है। आप ये देखना, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है शेख चिल्ली का मकबरा, ये हरियाणा में है, हरियाणा में करनाल साइड में है ये। याद रखना इसको दूसरा
हरियाणा में जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसको दूसरा ताजमहल कहते हैं। दूसरा ताजमहल यानी हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल कौन? तो शेख चिल्ली का मकबरा। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि बेबी ताजमहल कौन, तो आप आंसर करना एतमद्दौला का मकबरा। आपको पता है कि पीटा ड्यूरा का यूज हुआ है और मैक्सिमम पीटा ड्यूरा कहां पे? तो मैक्सिमम पीटा ड्यूरा ताजमहल पे, जो मैंने पहले ही आपको कराया था कि मैक्सिमम पीटा ड्यूरा ताजमहल पे। ठीक है, ताजमहल पे मैक्सिमम पीटा ड्यूरा है। दूसरी बात मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा अब, और फिर हम चले जाएंगे अब अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि इनका मकबरा कहां है जहांगीर का? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है। लाहौर। याद रखना मेरे दोस्त, देश से बाहर 3 लोगों का मकबरा है, याद रखना। एक बाबर का है काबुल में, एक जहांगीर का है लाहौर में, और एक बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह 2, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम, इसका है आपका रंगून, म्यांमार। अदरवाइज सबके मकबरे मुगलों के इंडिया में हैं। इन्हीं के 3 के मकबरे देश से बाहर हैं। तो मेरे लाल, आज के लिए विदा चाहूंगा, अलविदा, फिर मिलूंगा, दुआओं में याद रखना।